बहुत बहुत स्वागत है जीतू जी आपका। आपने अपने व्यस्त समय से वक्त निकाला। हम सब ये समझ सकते हैं कि इस वक्त आपकी व्यवस्था कितनी ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला सवाल आपसे, ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी के पास चुनौती जो है, जो चैलेंज है, वो बहुत बड़ा है। 4-5 महीने पहले ही बम्पर बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यहां सरकार बनाई है और ऐसे वक्त में आपको कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी गई है मध्य प्रदेश के अंदर। एक बात हम और देखते हैं कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में व्यस्त हैं, राजगढ़ में दिग्विजय जी व्यस्त हैं, जीतू पटवारी पूरे मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है क्या? जिंदगी एक चैलेंज है और मैं भारतवर्ष की पुरानी परंपरा ये कहती है कि जितने भी इस तरह के आपको चुनौतियां मिले उसको संघर्षों से लड़कर ही नौका पार होती है। तो मैं मानता हूं कि चुनौती है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, पर डर नहीं है। परिस्थिति जो भी हो, लोकतंत्र की एक दूसरी पटरी पर रहकर कांग्रेस पार्टी को जनता ने जनादेश दिया है कि आपको काम करना है, उस पर हम ईमानदारी से अपना काम करें। प्रथम हमारी सोच इस तरह की है। रही बात कमलनाथ जी की, अब सीनियर मोस्ट नेताओं की सब एकजुट है, वो भी अपनी सभाएं ले रहे हैं। चूँकि प्रथम चरण में उनके चुनाव था तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वो लड़ना भी जरूरी था, पर अभी उनकी 2-3 दिन से सब दूर सभाएं हो रही है और पूरी पार्टी के नेता एकजुट एक साथ एक मत होकर हम सब अपने चुनाव प्रचार में लगे। और जब परिणाम आएंगे तो चुनौती है, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। धन बल की है, सत्ता बल की है, सत्ता के अहंकार की है, सत्ता की पराकाष्ठा की है, पर उसके बावजूद भी जनता और भारत की लोकतांत्रिक परंपरा वो हमारे साथ है। आश्चर्यजनक परिणाम मध्य प्रदेश देगा। लेकिन अपने गढ़ से कमलनाथ जैसे बड़े नेता निकल नहीं पा रहे हैं, फंसा हुआ है क्या छिंदवाड़ा? चुनाव हो गया, छिंदवाड़ा 1,50,000 से ज्यादा से जीतेंगे। जो हठधर्मिता देश की गृह मंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके सरकार ने की, छिंदवाड़ा को लेके प्रदेश की पूरी सरकार, जो मुझसे पहले हमारे आदरणीय मोहन यादव जी आए थे, ये भोपाल नहीं रुकते थे, ये एक दिन छोड़ के छिंदवाड़ा रुकते थे। तो ये मैसेज क्या था? ये मैसेज था तानाशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने का। तो मैं मानता हूं कि जनता देख रही थी, समझ रही थी। ये जितना गए उतना परिणाम सिंपैथी पब्लिक की नकुलनाथ जी और कांग्रेस के साथ हुई। परिणाम आएंगे तो अच्छा होगा। और ये मैं और एक प्रश्न आपने किया नहीं, उससे पहले बता दूं कि पहले प्रथम चरण में 6 सीट जीते हैं, एक सांसद उकार मरकामिया बैठे हैं, ये सांसद रहेंगे। ऐसे हम 3 सीट जीतेंगे पहले चरण की। ये बीजेपी का जो फिनोमा है, टीवी मीडिया अखबार, इससे विपरीत जनता सोचती है। नहीं, लेकिन 29 में से 29 कमल खिलाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। आप लोगों की तरफ से कोई नंबर क्यों नहीं सामने रखा जा रहा है? ये एक जीतू जी बड़ा सवाल है। कितनी सीटें जीतेंगे? आपने 29 में से 29 का वादा किया क्या, दावा किया क्या? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि 29 से 29 जीतेंगे। रावण जैसी भाषा है। ये मत के अधिकार को चुनौती देती है, लोकतंत्र के अधिकार को चुनौती देती है, वोट देने वाले का अपमान करती है बात की इतने में से इतनी चाहिए। ये कहती है कि हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। ये रावण की भाषा है, कांग्रेस नहीं बोल सकती है। रावण की भाषा। मैं अनुरोध ये कर रहा हूं कि हमारा 50% पे हिस्सा है। हम 50, बीजेपी से ज्यादा सीट कांग्रेस मध्य प्रदेश में लाई। नंबर क्या है आपका? बीजेपी से ज्यादा। 29 में से 29 का दावा तो वो तब कर रहे हैं ना जब 29 में से 28 जीत चुके हैं पिछली बार। नहीं, वो इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। हम ये कह दें लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। अगर उनने परिणाम ऐसा दिया है और मैं उसका तिरस्कार करता हूं तो जनता का तिरस्कार करता हूं, मैं उसको डिनाई नहीं करता। पर अब क्यों 29 में से 29? इसलिए कि उन्होंने अभी 5 गारंटियां दी थी। मोदी जी ने कहा था हम धान का दाम देंगे, लोगों ने वोट दे दिया। उन्होंने कहा गेहूं का दाम देंगे, वोट दे दिया। उन्होंने कहा 3,000 बहनों को देंगे, बहनें 10% ज्यादा बीजेपी की तरफ चली गई। 4 महीने बाद तक आज तक एक शब्द भी नहीं बोला उस पर। ये सीएम साहब आए थे, ये पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, न ये जनता के थे न विधायकों के थे। प्रधानमंत्री ने पर्ची भेजी और यहां पड़ी गई कि मोहन यादव निकलेंगे उसमें से। इन्होंने एक शब्द भी विधानसभा में हमने पूछा कि आप सीएम बने हो, प्रदेश के सीएम हो, हमारे सीएम हो, हमारे सारे विधायक दल ने उनसे अनुरोध किया कि अब ये वचन पत्र जो आपने दिया था इस पे काम चालू करो।
तो उन्होंने कहा ये रामायण और गीता जैसे शब्दों जैसा वचन पत्र है, एक एक करूंगा। अभी यहां बैठ के गए, अभी तक कुछ नहीं किया है, एक शब्द भी नहीं बोले। तो जनता क्यों वोट दे, किसान क्यों दे, बहनें क्यों दे? मतलब सवाल है 29 की 29 कैसे आएगी? आदिवासी क्यों दे? केवल बात एक, भावना एक, जब भाषण देना चालू होंगे तो धार्मिक बातें, मोदी जी की बातें, मोदी जी को भगवान बताना। तो ये डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि हर सीट पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। 29 में से 29 सीटों का दावा उनका है, आपका दावा क्या है? आप यही बता दीजिए कम से कम इस बार मध्य प्रदेश में मोहब्बत की कितनी दुकानें खुलेंगी? समीर, मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा हूं, आप मुझे रावण जैसी भाषा बोलने पे मजबूर क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप मुझे? मैं रावण को अपना आदर्श नहीं मानता, मैं राम को मानता हूं। अहंकार रहित भाषा बोलता हूं। हम बीजेपी से अच्छा करेंगे, ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं इतनी देर में। अच्छा, इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट जो है खजुराहो की, वो आपके साथी के खाते में गई थी, समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन वो कैंडिडेचर भी निरस्त हो गया। तो ये तो इंडिया गठबंधन के साथ बड़ी बेईमानी सी यहां पर नजर आ रही है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले सीएम मोहन यादव हमारे साथ थे, वो भी ये इशारा कर रहे थे कि भाई कुछ खेल हो गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। क्या हुआ? बात यह है कि मैं कभी भी हमारी कमजोरी को या हमारी पराजय को अस्वीकार नहीं करता हूं। मैंने बहुत कोशिश की कि वो सीट कांग्रेस के पास रहे, पर इंडिया गठबंधन हुआ, उसका एक नेशनल परसेप्शन की पार्ट था, हमारी भावना पूर्ण नहीं हुई, तो जो तय हुआ उसके आधार पर हमने काम किया। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, जो कलेक्टर ने एक नौकर जैसा व्यवहार किया, ये मोहन यादव जी ने नहीं कहा। एक निर्वाचन अधिकारी का दायित्व था कि फॉर्म में कोई कमी थी तो पहले वो पूरा फॉर्म भरवाने से पहले प्रशासन चेक करता है और उसकी गलती को पूर्ण करवाता है। ये नीति है, ये नियत है, ये नियम है, वो नहीं करवाया गया। फिर उसके बाद साइन नहीं है, इस पे निरस्त हुआ है। तो कलेक्टर 5 घंटे तक अपनी सीट पे ही नहीं आए। जिस दिन स्क्रूटनी हो रही थी, वो जो ड्यू डिलीजेंस कमजोर थे उसको पूर्ण करना था। ये क्या मैसेज था? ये वही मैसेज तो था जो मोदी जी चुनाव आयोग में अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। ये वही मैसेज तो था कि हम किसी भी प्रकार से रावण जैसे ही रहेंगे और हर हालत में 400 पार के लिए जो भी मार काट करनी पड़ी वो सब करेंगे। इसलिए खजुराहो के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया भारतीय जनता पार्टी ने। और जहां तक प्रश्न है इस बात का कि राजनीति आज से आगे की है, जो हो रही है, जहां जो रुके हम उससे आगे हमने, इंडिया गठबंधन ने दूसरा प्रत्याशी दिया, लड़ रहा है। मैं भी कल गया था। संसाधन व्यवस्थाएं, पार्टी को एकजुट करना, उनके साथ लगाना, और पार्टी जो हो सकता है अब भी कर रहा है। मुख्यमंत्री जी अभी एक शक जाहिर कर रहे थे कि भाई हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कांग्रेस तो नहीं है इसके पीछे। ये डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन शक जाहिर करके गए कि पता चल रहा है ऐसा है कि इनको लगता है कि बीडी शर्मा से ज्यादा नफरत हो गई है, अगर बार बार वो शक जाहिर कर रहे हैं तो। अगर मुख्यमंत्री उनकी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि बीडी शर्मा ने कुछ करवा दिया होगा, ये कहना चाहते हैं वो, तो इसका मतलब है वो बीडी शर्मा से नफरत करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। तो मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूं, ऐसा लगता है? मैं इन छोटी ऊंची बातों में नहीं पढ़ता हूं। मैं तो ये पढ़ता हूं कि आप मुझे बताओ कि इस प्रदेश में आपने अभी 3 महीने पहले 5 गारंटियों की बात की थी, एक भी पूरी क्यों नहीं की? मोहन यादव जी, ये प्रदेश को आपको बताना पड़ेगा। आपने, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को कैसा बना दिया है, न्यू इंडिया, नया भारत, अच्छे दिन, ऐसा कि जिसमें संविधान की बातें होने लगी कि ये सुरक्षित है या नहीं है। 75 साल अमृत महोत्सव, विकसित भारत, इसमें बातें होने लगी कि मत के अधिकार को क्या आगे हम सर्वाइवल कर पाएंगे कि नहीं? क्या चाइना जैसा देश तो नहीं बन रहा है? क्या रशिया जैसा देश तो नहीं बन रहा है? क्या फ्रांस जैसा देश तो नहीं बन रहा जहां एक ही पार्टी का शासन हो, जहां विपक्ष के लोगों की हत्याएं होती हो? क्या ऐसे देश की ओर तो हम अग्रसर नहीं हो रहे? जो बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही शुरू हो जाएगी, चुनाव नहीं होंगे। ये डर क्यों जताया जा रहा है? ये डर वोटर्स में इसको लाकर उन्हें डराया क्यों जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। ये समीर, कौन डरा रहा है? ये तो अनंत हेगड़े बीजेपी के सांसद है, आज भी बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी की पार्टी की सदस्यता ली, वो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा नोटिस से क्या होता है,
इससे पहले 50 लोगों ने कहा, क्या हुआ उनका? आरएसएस की मूल धारणा इस तरह की है, जो कई बार पीछे जाएंगे तो निकलेगा आपको, क्या हुआ उसका? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बचाना चाहते हैं बीजेपी को, जब देश बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं इसलिए अब की बार 400 पार, और आप कहते हो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको कि उन्होंने नोटिस दे दिया। हम प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? हम तो उन्होंने जो कहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या कहा? अनंत हेगड़े ने क्या कहा है? हाँ, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, मैं 2 नाम और ऐड कर देता हूं, इन तीनों ने यह कहा कि भाई हमें भारी बहुमत से जिताइए क्योंकि संविधान में बदलाव तभी मुमकिन है। ये सिर्फ वोट के लिए नहीं है समीर। हाँ। ये इस इतनी बड़ी लोकतंत्र को मजबूत करने वाले चौथे स्तंभ की संस्था है TV9। उस पर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, एक दिन इस पे भी पहरे लगेंगे, बंदिशें होगी। तुम भी सरकारी मीडिया है, चाइना में सरकारी मीडिया हो जाएगी, इसलिए आप लोग भी बायस होना बंद करो। नहीं जीतू भाई, जब आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी। भाई 2/3 बहुमत, संविधान में बदलाव इससे पहले भी हुए हैं, यूपीए की सरकार में भी 62 बार संविधान में बदलाव हुए, तमाम संशोधन हुए, 106 बार अब तक हो चुके हैं, लेकिन 2/3 बहुमत तो सरकार के पास था ही। अगर उन्हें बदलाव करना होता तो वो कर देते। ये बात थोड़ा समझाइए भी तो आम वोटर्स को। संविधान में बदलाव करना सर्वसम्मति से करना और अच्छे के लिए करना, देश के लिए करना। संविधान में बदलाव करना और संविधान को बदलने के साथ अपने एजेंडों को फॉलो करना, इसके अंतर को समझो आप। संविधान में बदलाव करना और मीडिया और टीवी की पर पाबंदी लगाना, और संविधान में बदलाव करना और इसको इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र बनाना, इसके अंतर को समझते हो कि नहीं समझते हो आप? इस संविधान में बदलाव का अर्थ ये नहीं होता है कि लोगों के, नागरिकों के अधिकारों को सेंट्रलाइज किया जाए। संविधान में बदलाव करने का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट, जो मौलिक अधिकार है, जो लोगों को अधिकार संपन्न बनाना है। देश की आम जनता की सरकार है, इसलिए जनता को और अधिकार देना, इसके लिए किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, उन्होंने न्यू इंडिया की बात की। ऐसा देश क्यों है कि जिसमें ऐसी बातें हो रही है जिसमें आप और हम बहस कर रहे हैं संविधान बचाने की? इसलिए नरेंद्र मोदी जी को चुना था। अच्छे दिन की बात हुई थी। अरे 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, इसका मतलब है 80 करोड़ लोग गरीब बना दिया आपने, उसमें फक्र महसूस करते हो और टीवी उसकी बखान करती है। आपने 80% बच्चे या बेरोजगार हैं, आपने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। विश्व का सबसे बड़ा देश मेरा बेरोजगार है, सेंसेक्स बताते हैं, उसकी बात टीवी नहीं करती है, मीडिया नहीं करती है, तो हम दुखी नहीं होंगे? देश दुखी नहीं होगा? क्या कारण है कि 88% किसान कर्जदार है आज? ये सेंसेक्स है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो कर्जदार भी और अपना कर्ज पटा भी नहीं पा रहा है, दुखी है। इसका असर यह है कि सबसे ज्यादा आत्महत्या इस 5 साल में हुई। अरे 5-10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो बोला था क्या किया? एक बतावा, बीजेपी वालों से पूछना, मेरे बाद आएंगे उनसे पूछना, अभी शिवराज जी आने वाले उनसे पूछना। तो आपने कहा था बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है, चुनाव बाद 3000 दूंगा। कहां है वो 3000? क्यों नहीं दे पाए? नहीं, लेकिन जब आप संविधान में बदलाव की बात करते हैं कि भाई बीजेपी तीसरी बार आई, तो फिर वो पलटकर इमरजेंसी का दौर याद कराते हैं ना आपको कि भाई उस दौरान तो लोगों के मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए थे। जीवन भविष्य से नहीं चलेगा, आगे से नहीं, पीछे से चलेगा। आप पुरानी बातों से जीवन को चलाना चाहते हो, देश बनाना चाहते हो? देश में, दुनिया में आगे बढ़कर देश विश्व में नंबर 1 आए, ये पीछे के इतिहास को देख के आएगा, उसकी कमियों को देख के आएगा। छोड़ देते हैं, पीछे का छोड़ देते हैं, आगे की बात करते हैं। जीतू जी, नहीं, मेरा प्रश्न, मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूं, आप क्यों नहीं कहा कि मोदी जी ने कहा था बिल्कुल आराम से, जो लोगों को समझ में आए, कि करप्शन बहुत हेवी है यूपीए की सरकार में, 2G 4G कोयला और अलग अलग, और उन्होंने कहा ये सारा पैसा जा रहा है स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में, कुछ नियमों में बदलाव होगा और वहां से पैसा आएगा और 15-15 लाख मुफ्त में जाएगा। याद है आपको? याद है या नहीं? हाँ या ना है? अब वो बताओ कि वो लिस्ट तो आई नहीं। लिस्ट कौन सी आई? एसबीआई की। एसबीआई की लिस्ट कैसे आई? सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं। अरे कोविड में जो लोग अपने आप को समर्पित कर रहे थे, जो परिस्थितियां थी सब सर्वविदित है, उसमें नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ रुपए बीजेपी में डलवा लिए पूनावाला से, और आप एक शब्द नहीं बोलते हो।
जीतू क्या जी, कारण हमें है? सब याद है, हमें सब याद है, सारे नेताओं के याद बयान नहीं, याद हैं। बोलते क्यों नहीं याद होता? हमें तो इंदिरा गांधी के आपने जमाने सवाल का क्यों गरीबी नहीं हटाओ किया? भी याद है, जब नारा दिया गया था, लेकिन गरीबी हटी नहीं आप अभी तक। इंदिरा गांधी जीवित नहीं है, आज वो देश के लिए शहादत दे नहीं, चुकी है। आज उनकी बात करने के बजाय 10 साल के नरेंद्र मोदी की बात क्यों नहीं करते हो आप? मैं अतीत की बात भी कर रहा हूं, भविष्य की बात कर रहा हूं। अतीत में इंदिरा गांधी की बात मैंने की, राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आ गई तो हम गरीबी यूं एक झटके में खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। कैसे कर देंगे? कौन सा ये फॉर्मूला हाथ लग अब गया मैं है? बताऊं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना गर्व की बात है या 80 करोड़ लोगों को आर्थिक संबल बनाना गर्व की बात है? आप ये बताओ मुझे। हमने कहा हमारे 5 न्याय की बात है। हमने युवाओं को, जो पढ़ा लिखा युवा, उसको स्किल के लिए 8,500 रुपया पर मंथ देंगे, 1 लाख रुपया 1 साल में। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल देंगे, जिससे वो आगे रोजगार करे, उससे प्रोडक्शन हो, उससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। बहन आर्दी आबादी, जिसको हम 8,500 रुपया पर मंथ देंगे गरीब बहन को, इसलिए नहीं देंगे कि आर्थिक सहायता है वोट दे दे, इसलिए देंगे कि जब आप आर्थिक संबंध, आर्थिक आबादी को करोगे, मानसिक रूप से स्वतंत्र होगी। जब मानसिक रूप से स्वतंत्र होगी तो अल्टीमेटली वो देश में अपना योगदान देगी। ये सोच है। हम श्रमिक को, जब महंगाई बढ़ी, तो बीजेपी वाले पूछते हैं ना कि भाई 70 सालों में क्यों नहीं किया आपने? अच्छा, बीजेपी वाले ये वो क्यों पूछते? और दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि गरीबों के, करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर उठाया है। अत्यधिक गरीब बहुत कम हो गए हैं। कौन बोलता है? बीजेपी पिछले 10 सालों में। फिर ये 80 करोड़ राशन किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान में जा रहा है ये। और फिर दूसरी बात है, उन्होंने जब कहा कि 60 साल 70 साल में क्यों नहीं किया, जब मोदी जी चाय बेचते थे उस स्टेशन पे जहाँ स्टेशन ही नहीं थी, वो कौन बनाता अगर हम ये करते तो? जब मोदी जी जिस स्कूल से डिग्री लेके आ गए, कॉलेज से, जिसका सवाल जवाब होते हैं, वो स्कूल हमने बनाया, वो कैसे बनता? जहाँ सुई नहीं बनती थी, आधा देश पूरे कपड़े नहीं पहनता था, आधा देश आधा भूखा आधा खाना खाता था, आधे दिन खा पाता था, किसी के हाथ में काम नहीं था। मतलब ऐसा देश था जो पाकिस्तान और भारत जब डिवीजन हुआ उससे पहले यहाँ पे कितनी संपत्ति है इतिहास में है। अब वो उसका हिसाब पूछते हैं। तो नरेंद्र मोदी ये बताए कि 10 साल में उन्होंने करप्शन रहित देश बनाने की बात की थी, तो क्या कारण है कि 141 लोगों पर ईडी और सीबीआई ने छापे डाले, इनकम टैक्स ने डाले, उसमें से 121 बीजेपी में है? वो सवाल आप क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो कि बॉन्ड योजना के अंतर्गत, एक मिनट अब मेरी बात होने दो, आपने बॉन्ड योजना के अंतर्गत जैसे ही मैं आया, सवाल क्यों बदलते हो आप? बॉन्ड एक देश में करप्शन का जीता जागता उदाहरण बना, जिसमें एक कंपनी जिसकी कुल इनकम 181 करोड़ है, उसने 1100 करोड़ बीजेपी के उसमें दिए। ये सवाल टीवी पे क्यों नहीं आता है? टीवी 9 पे ये सवाल टीवी 9 बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। इस पर हमने कई डिबेट्स किए। एक मिनट, ये क्यों नहीं आता है समीर कि बीजेपी ने कहा कि फेक कंपनियां हैं। बीजेपी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने मुंह भर भर के कहा 400 करोड़ रुपए से ज्यादा तो उनके ऑफिस के सामने लोग बॉन्ड फेंक गए। वो हिसाब नहीं है देश के उनके जीतू भाई, उन शेल कंपनियों ने डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टियों को भी चंदा दिया है, जिनके साथ आप गलबैया करके घूम रहे हैं। इंडिया गठबंधन में वो आपके साथी हैं, तो फिर ये सवाल भी होता है ना। तो करप्शन के लिए ये बताएंगे नरेंद्र मोदी कि उनके साथ घूम रहे हैं तो मेरे साथ भी घूमो, ये देश से चाहते हैं वो कि करप्ट लोग ये हैं, इसलिए हमने गले लगाए कि उनने भी लगाया था। अरे कार्रवाई करनी थी, जेल भेजना था, उसके अलावा तो तुमने मोदी मशीन में डाला और अपनी पार्टी में पद दे दिए। ये भाषा, ये भाषण, ये करप्शन, ये सा नरेंद्र मोदी का शासन, न मैं खाऊंगा, न खाने दूंगा, न मेरा आगे न कोई पीछे। नहीं तो आप ये मान रहे हैं ना, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जितना गलत बीजेपी ने किया उतना ही गलत डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टी। तो शासन में कौन है? डीएमके नेशनल शासन में नरेंद्र मोदी है, डीएमके है? कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या करप्शन के अगेंस्ट ये लड़ाई थी कि डीएमके ने कर लिया तो हमने कर लिया? अरे यह मिट्टी थी या गंदा था, वो लौट रहा तो मैं भी लौट जाऊं, ये व्यवस्था है क्या? मतलब आप क्या कहना चाहते? जस्टिफाई करने का क्या मतलब ये उचित है? अरे आपको ये बताना पड़ेगा ना कि हमने करप्शन किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, बीजेपी ने किया है, सीधा डायरेक्ट किया है और सीधा सबके सामने है। कांग्रेस पे एक भी एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ, न ये मुकदमे लगा सके, न स्विस बैंक से ला सके, न लिस्ट आई, कुछ नहीं हुआ। इनने तो पकड़ा गया ना एसबीआई में, हाँ या ना? समीर बोलना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग चुप रहते हैं ऐसे में, यही देश के लिए खतरा है। बिल्कुल चुप नहीं रहते, हम तो हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। आप
आप आरोप लगा रहे हैं, आप दिल खोलकर आरोप लगाइए। हम नहीं, आरोप नहीं है। हम बीजेपी के तमाम नेताओं से उसके जवाब भी लेंगे, इसी मंच से लेंगे। लेकिन तो अभी लेना शिवराज जी से लेना कि नरेंद्र मोदी अपने 5 गारंटियां जो दी थी, आप चेहरे थे, मुख्यमंत्री थे, लोगों ने उनके नाम पे वोट दिए, नेचुरल है, स्वाभाविक है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। फिर आपको हटा के पर्ची का मुख्यमंत्री क्यों बना? एक दूसरा, फिर उसको उनको भी बना दिया। जनता की क्या गलती है? उनको जो 5 गारंटियां अभी आपने रिसेंट बोली थी, वो पूरी क्यों नहीं की? उसके लिए दोषी आप भी हैं कि नहीं? मतलब शिवराज जी भी आएंगे ना मेरे बात, उनसे पूछना। मोहन यादव तो चलेगा, उनसे तो पूछ नहीं पाओगे आप, तो इनसे भी पूछना, उनसे ये भी पूछना कि आप नहीं, ठीक क्या है? हाँ। पूछना पड़ेगा भाई, आप पूछोगे नहीं तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा? हाँ। बहुत सारे सवाल है ना, आपके पास वक्त भी कम है। हाँ। मुझे ये बताइए, अब थोड़ा मध्य प्रदेश पर भी बात कर लेते हैं। नरोत्तम मिश्रा का बयान बड़ा सुर्खियों में रहा। वो कह रहे हैं कि 2.5 लाख कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसा क्यों हो क्यों रहा है? मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची है भाई? मैं इस पे बार बार बात कर चुका हूं, आखिरी बार आपके यहां कर रहा हूं। हाँ। कि क्यों विधानसभा के चुनाव थे तो 70 बीजेपी के विधायक लेवल के नेता हमारे यहाँ आते थे, हम 20,000 रुपए के हार लाते थे, उनको पहनाते थे और वो हमारी पार्टी ज्वाइन करते थे। हमने बाहर एक मंच लगा दिया था। परिणाम आने जाने वालों से फर्क नहीं पड़ा, हम हार गए, वो जीत गए। एक विधानसभा 4 महीने पहले की बात है। दूसरा, ये जो लोग गए, ये क्यों गए, क्या गए, इसके कारण कई हो सकते हैं, पर नरोत्तम मिश्रा जी को बुलाया आपने, यहाँ आ जाएंगे, उनसे अभी खबर करवा दो कि उन्होंने कहा 2.5 लाख, वो 2,500 लोगों की लिस्ट लेके आ जाए और ये बता दे कि ये 2,500 लोगों के नाम आंकड़ा क्या है? सुन तो लो, मैं बता आंकड़ा क्या? 365 मैंने 336 मैंने गिन के बताए थे एक दिन उनको, जिसमें जो जो लोग गए थे उसके कारण भी बताए। किसी का रेते का काम है, किसी का शराब का काम है, किसी का परिवहन का काम है, किसी का क्रेशर की चोरी है, किसी पे मुकदमे है, किसी पे लोकायुक्त की जांच है, किसी पे अलग अलग तरह के कारण थे। मैंने पूरी मीडिया को दे दिया। और ऐसे लोग जो डरे हुए हैं सरकार से, वो इधर दूसरी पटरी पे विपक्ष में काम कर भी नहीं सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, अहंकार नहीं है। एक भी कार्यकर्ता जाता है, दुख होता है, एक भी परिवार का साथी जाता है, रोकने की कोशिश भी करता हूं, पर ऐसे डरे हुए लोग उधर ही मुबारक हो, क्योंकि लड़ने के लिए मेरे जैसे लोग चाहिए आप, तो वो नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कमल भी खूब सुर्खियों में रहा बीते दिनों। ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ का जाना बिल्कुल तय हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने में। और नकुलनाथ ने तो अपना बायो तक चेंज कर दिया। हमने देखा उनके दिल्ली आवास पर भगवा झंडा भी लग गया, जय श्री राम के नारे भी लगने लगे, पूरी तैयारी हो गई थी। फिर आपने ऐसा क्या जादू चलाया? ये संभव नहीं हो पाया। ये कौन से संविधान में लिखा है कि जय श्री राम का नारा कोई नहीं लगा सकता? ये बताओ पहले तो। भगवा झंडा भी नहीं लगा सकता, ये कौन से संविधान में लिखा है? और रही बात, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, छोड़ो कल की बातें। ऐसा नहीं, बायो से कांग्रेस हटा लिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलके नई कहानी। नकुलनाथ कांग्रेस के सिंबल पे 1,50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे, सांसद बनेंगे, आप बुलाना। गांधी परिवार से कमलनाथ के परिवार की दूरियां क्या बढ़ गई हैं? ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई छिंदवाड़ा प्रचार करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बायो से कोई कांग्रेस नेता ही हटा ले अपने, तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो क्या सवाल नहीं पूछेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा? स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है, किसको कहां बुलाना होता है, वो निर्णय लिए जाते हैं। अगर हम सेंट्रलाइज, अगर उस चुनाव को हम स्वाभाविक रूप से लोकल नहीं बनाते हैं तो बीजेपी को एज मिलती है। हमने उसको लोकलाइज बनाया, इसलिए नेशनल परिप्रेक्ष्य के नेताओं को, या हमें खुद भी एक ही बार गया, इसलिए गया कि हमें वो कमलनाथ, नकुलनाथ, व्यक्तित्व, परिवार, उस पर रखना था चुनाव। हमें चुनाव जीतना है या हमें भाषण देना है? हमें चुनाव जीतना है, इसलिए हमने रणनीति बनाई। आपका सवाल बन सकता है, मैं इसका कोई निरादर नहीं करूंगा, पर वो व्यक्तिगत हमारी लोकल रणनीति के अनुसार हमारे को किसको ले जाना था, किसको नहीं ले जाना था, हमने निर्णय लिया। ये आपकी रणनीति थी। लेकिन एक जमाने में इंदिरा गांधी जी के वक्त ये नारा होता था, कांग्रेस के 2 हाथ, संजय गांधी, नकुलनाथ। आज गांधी परिवार की कमलनाथ, तो आज गांधी परिवार की कमलनाथ जी से दूरियां क्या बढ़ गई हैं क्या? हमने एक बात और देखी जीतू भाई, अभी अभी मुझे याद आया, जितने भी प्रचार वाहन छिंदवाड़ा में घूम रहे हैं नकुलनाथ जी के,
उसमें कहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे जो हैं वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। ना राहुल गांधी है, ना प्रियंका गांधी है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सिर्फ कमलनाथ और नकुलनाथ की फोटो है हर जगह। ऐसा क्यों? अब इन बातों का चुनाव हो गए हैं, आगे बढ़ गई है कहानी। फोटो किसके हैं किसके नहीं है तो मैं अब इसका हिसाब तो आपको यहाँ दे नहीं सकता हूँ, पर चुनाव 1,50,000 से नकुलनाथ जीतेंगे, बस इतना अनुरोध करता हूँ। ये मैंने इसलिए पूछा, मुझे पता है चुनाव हो गए, लेकिन ऐसा लगा छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, कमलनाथ और नकुलनाथ लड़ रहे थे। अब सिंबल तो कांग्रेस का था, कुछ भी आप पूछोगे उसका तो कोई उत्तर है नहीं। पंजे कोई वोट दिए हैं लोगों ने, और मैं फॉर्म भरवाने गया था, सीएलपी लीडर फॉर्म भरवाने गए थे। हमारी रोज चर्चाएं चलती थी, रणनीति बनती थी, लोग आते थे जाते थे। हमने 2 लोगों को भेजा उधर, फिर वापस चुनाव के दिन वापस लाए पार्टी में। ये सब देखा। इस पे तो आप सवाल, हमारे मेयर को भेजा फिर लाए, हमने अपनी रणनीति के हिसाब से काम किया। अब आप कितनी रैलियां की छिंदवाड़ा में? कितनी रैलियां, कितनी सभाएं हुई? मैं फॉर्म भरवाने में ही गया था। सबसे पहली रैली मैंने की, फिर सीएलपी ने की, फिर हमारी जो हमने रणनीति बनाई थी उसी के अनुसार हम चुनाव जीतना। आप उसको किसी भी प्रकार की इसमें आपकी मीडिया की सुर्खी मत निकालें। पार्टी एकजुट है, एक साथ है। क्या उनकी तरफ से ये एक तरह का निर्देश था क्या कि भाई कोई यहाँ पर आएगा नहीं? उनकी तरफ से निर्देश नहीं था, पार्टी का निर्णय था। और पार्टी ने सबने मिलकर निर्णय लिए, प्रोग्राम बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई और उस हिसाब से चुनाव लड़े हम और जीतेंगे।